अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है। तो इसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें मोनोसैकेराइड, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लांट जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिलाते हैं क्लोरोफिल के अंदर और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ये ग्लूकोज फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मोस्टली जो हम फूड लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है, मसलन ब्रेड, पास्ता, पोटैटो और राइस। इसमें हमारे पास अदर डाइसैकेराइड्स भी हैं, सुक्रोज एंड लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो फ्रूट्स के अंदर होता है और लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है। तो जितनी भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो सारी डाइजेस्ट होके मोनोसैकेराइड में आती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। In plant, polymer of glucose called cellulose build up the structural framework. Cellulose has the other important uses also. वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो cellulose is one of the most abundant organic compound in nature, present in nature. The wood in our furniture, the pages in your notebook, and the cotton in your clothing are made up of cellulose. तो इसके अलावा इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? दे आर द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम इसका 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लिपिड्स एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैटलिस्ट या प्रोमोटर का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको ग्लाइकोसाइड कहते हैं वो एज ए ड्रग्स के तौर पर यूज करते हैं। लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर प्रिंसिपल शुगर है, 5% होती है। इसके अलावा जितने भी इसके डिग्रेडेटिव प्रोडक्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट का, वो फैटी एसिड बनाने में भी काम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाने में भी काम करते हैं और माइनो एसिड बनाने के अंदर भी काम करते हैं। constituent of mucopolysaccharide यानी कि heteropolysaccharide which form the ground substance of mesenchyma। अगर इनमें से किसी भी जो इनकी सिंथेटिक पाथवे हैं या कैटाबोलिक पाथवे हैं कार्बोहाइड्रेट के, अगर उनमें से कोई भी जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है तो वेरियस डिजीजेज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म का कोई इंजाइम डिसफंक्शन है तो ग्लैक्टोसीमिया यानी कि ब्लड के अंदर ग्लैक्टोज का लेवल हाई हो जाता है। अगर ग्लाइकोजन की स्टोरेज डिजीजेज हो जाती हैं, अगर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस या कैटाबॉलिज्म का कोई एंजाइम डिसफंक्शन है। लैक्टोज इंटॉलरेंस, अगर लैक्टेज एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं प्रोड्यूस होता तो फिर एनरोबिक फर्मेंटेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में वो गैसेज और एसिड प्रोड्यूस होते हैं और वोमिटिंग होती है। Rearrangement of glucose metabolism is seen in diabetes mellitus due to the deficiency of insulin। ये आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं? मोनोसैकेराइड एंड मोस्ट डाइसैकेराइड आर वाइट क्रिस्टलाइन इन शेप विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट। टेस्ट जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। Most of the simple and low molecular sugars have a sweet taste. Solubility: monosaccharides are soluble in cold water and hot alcohol. Starch, pectin, mucilages, glycogen are difficultly soluble in cold water but more soluble in hot water and insoluble in alcohol. कार्बोहाइड्रेट को अगर आप डिफाइन करना चाहें, कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द एल्डिहाइड आर कीटोन डेरिवेटिव ऑफ द हायर पॉलीहाइड्रिक alcohol. Yeah, you can say these are the polyhydroxy ketones or aldehyde having at least 3 carbon atoms. Yeah, you can say which compound which yield these derivative of polyhydroxy ketones and aldehyde on their hydrolysis. तो ट्राइयोजेज ये आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम आपके पास ट्राइयोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज और हेक्सोजेज है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपके पास ऑल्डोजिक मोनोसैकेराइड है और कीटोनिक मोनोसैकेराइड है।
तो ट्राइओजेंस में देखें तो ये जनरल फार्मूला है ट्राइओजेंस का। ट्राइओजेंस मीन 3 कार्बन, टेट्रोजेंस मीन 4 कार्बन, पेंटोजेंस मीन 5 कार्बन और हेक्सोजेंस मीन 6 कार्बन। जो आपका ट्राइओजेंस है उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड है और कीटोनिक फॉर्म इसकी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोजेंस में देखें तो रेथ्रोज और थ्रियोज है और इसकी कीटोनिक फॉर्म रिथ्रुलोज है। पेंटोजेंस में देखें जाइलोज, राइबोज और एबिनोज है, इसकी राइबोज की जो कीटोनिक फॉर्म है वो रिबोलोज है। हेक्सोजेंस में देखें तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज है और ग्लूकोज की कीटोनिक फॉर्म फ्रक्टोज है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइओजेज और टेट्रोजेज और पेंटोजेज और हेक्सोजेज की डिफरेंट एग्जांपल है। मसलन ये आपके पास डी एलोज है, इसमें सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे हैं। ये डी एल्ट्रोज है जिसमें क्या होता है कि ये जो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे है, बकाया सारे राइट साइड पे हैं। और ग्लूकोज में आपको पता ही है थर्ड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। मैनोज में सेकंड पे और थर्ड पे लेफ्ट साइड पे होता है। और डी ग्लूकोज डी, इसमें आपने ये याद रखने हैं ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो ये तकरीबन 8 आइसोमर हैं किसके, ग्लूकोज के। ये इनकी डी फॉर्म है, इनकी एक एल फॉर्म होगी तो 8 2 बार 16 हो जाएंगे ओपन स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन अगर रिंग स्ट्रक्चर में हो जाए तो इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म में भी आ जाती है, तो इसमें 32 आ जाते हैं। तो पेंटोजन में सबसे इम्पोर्टेंट है राइबोज जो कि आरएनए के अंदर होती है, एफएडी, एनएडी और कोएंजाइम ए के अंदर होती है। डीऑक्सीराइबोज जिसमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बजाय हाइड्रोजन होता है वो डीएनए के अंदर होती है। इसके अलावा ये जो फास्फेट फॉर्म होती है पेंटोजस की, लाइक रिबुलोज 5 फास्फेट, जाइलुलोज 5 फास्फेट, ये हेक्सोज मोनोफास्फेट शंट पाथवे में प्रोड्यूस होती हैं। ये अपलोडेड भी है लेक्चर मेरा। इसके अलावा अगर जाइलोज की डाइजेशन नहीं होती तो ये यूरिन में आनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम पेंटोजूरिया कहते हैं। कीगोज मिथाइलेटेड पेंटोज है और ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर होती है। लाइजोज को देखें तो ये लैक्सोफ्लेवन के अंदर होती है और ह्यूमन हार्ट मसल के अंदर भी ये होती है। ग्लूकोज को देखें द एसेंशियल एनर्जी सोर्स है बॉडी के लिए। डेक्सट्रोज भी कहते हैं डी फॉर्म को, और ये ब्लड शुगर है, सर्कुलेटरी कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं इसको, एक कंपोनेंट ऑफ ईच डाइसेक्राइड। ठीक है, जितने भी ऑलमोस्ट डाइसेक्राइड होते हैं इसमें एक शुगर मोस्टली ग्लूकोज होती है। लैक्टोज में क्या होता है कि सेल्डम अकर फ्रीली इन नेचर, मोस्टली ये ग्लूकोज के साथ मिला होता है और लैक्टोज बनाता है मिल्क शुगर के अंदर। वन absorbs in the body, lactose is converted into glucose to provide energy। फ्रक्टोज स्वीट है, शुगर है, ठीक है, इसकी स्वीटनर वैल्यू 1.5 गुना ज़्यादा होती है सुक्रोज के। और सुक्रोज सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होती है, उसके बाद सुक्रोज और उसके बाद ग्लूकोज होती है। अगर नेचुरली इन फ्रूट्स एंड हनी एंड फ्रूट शुगर, ये आप देखें ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लैक्टोज का है। ग्लैक्टोज में क्या होता है, फोर्थ कार्बन पे चेंज आती है। ये कीटोनिक शुगर है, 5 मेंबर रिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो फ्रक्टोज इट इज फाउंड इन हनी एंड फ्रूट जूसेस एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसैकेराइड इनोलिन। प्रॉपर्टी फ्रक्टोज अकर एज ए क्रिस्टल विद इंटेंस स्वीट टेस्ट। जितने भी मोनोसैकेराइड हैं ये फेलिंग और बारफोर टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इट फॉर्म ओसाजोन सिमिलर टू दैट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है वो ओसाजोन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं डिफरेंट शेप के। इट गिव्स ए पॉजिटिव सेल्यूलर ऑफ टेस्ट फॉर कीटोसिस, यानी कि ये जो फ्रक्टोज है उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, सेल्यूलर ऑफ टेस्ट करते हैं, उसकी हम डिटेल पहले कर चुके हैं। फ्रक्टोज यूज्ड एज ए फूड फॉर डायबिटीज एंड in infant feeding formula more easily digested than glucose। डायबिटीज हो जाती है अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होती या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो उसको टाइप 1 कहते हैं, अगर रेजिस्टेंट हो जाती है उसको टाइप 2 है। 90% टाइप 2 होती है, 10% जो टाइप 1 है जो वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है। तो ये वॉन्ट ऑफ रूल क्या कहता है, वॉन्ट ऑफ रूल कहता है कि जितने किसी
मोनोसैकेराइड के अंदर कायरल कार्बन होंगे उतने ज्यादा उसके एसोमर बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला दिया था C2 की पावर n, n रिप्रेजेंट करता है कायरल कार्बन को। तो अगर 2 की पावर 4 होगी तो इसका मतलब है ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है, तो इसके 16 एसोमर बन सकते हैं। तो इसको हमने ये फिगर में भी देखा था किस तरह 16 एसोमर बन सकते हैं। ये 8 इसके डी फॉर्म के एसोमर हैं, तो इनकी 8 ही एल फॉर्म के होंगे, तो 16 बनते हैं ओपन स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो ओपन स्ट्रक्चर में ये 16 बनते हैं। तो कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है? ऑन विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। मसलन ये कायरल है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक लॉन्ग अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये और पहला कायरल नहीं है क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है। स्टीरियोआइसोमरिज्म ऑफ मोनोसैकेराइड क्या है कि जो मोनोसैकेराइड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करते हैं by their geometric or three-dimensional orientation of H and OH group in space are known as stereoisomer and the phenomena is known as stereoisomerism। तो stereoisomerism में 3 टाइप्स हैं, एपिमरिज्म, नैनशोमरिज्म एंड एनोमरिज्म। एपिमरिज्म में क्या होता है कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करते हैं पोजीशन ऑफ H and OH group on any chiral carbon atom in space are known as epimer and the phenomena is known as epimerism। ये ग्लूकोज है, इसके ये 2 एपिमर हैं। ये ग्लूकोज है, अगर इसके सेकंड कार्बन पे चेंज आती है तो ये मैनोज में चेंज हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन पे चेंज आई है। और अगर फोर्थ कार्बन पे चेंज आती है तो ये ग्लैक्टोज में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि अगर ग्लूकोज के सेकंड कार्बन पे कायरल कार्बन के ऊपर, ये फर्स्ट कायरल है और सेकंड कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर चेंज आती है तो ये मैनोज में चेंज हो जाएगा। और अगर फोर्थ यानी कि थर्ड कायरल कार्बन के ऊपर चेंज आती है तो ये ग्लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। एनैशोमरिज्म में क्या होते हैं कि जो ऐसे मोनोसैकेराइड जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करते हैं H and OH ग्रुप के लिहाज से ऑन 3 अल्टीमेट कार्बन एटम इन स्पेस आर नोन एज एनैशोमरिज्म एंड द फिनोमेना इज नैनशोमर एंड द फिनोमेना इज नोन एज एनैशोमरिज्म। तो इसमें डी और एल फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी फॉर्म। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। ये मिरर इमेजेस यानी कि अगर इसको आईने में देखें तो ये एल फॉर्म नजर आती है और अगर इसको आईने में देखें तो ये डी फॉर्म नजर आती है। यानी कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। ठीक है, तो पीन अल्टीमेट कार्बन कौन सा होता है? सेकंड लास्ट। इसमें अगर चेंज आता है बकाया सारे कायरल कार्बन अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर पीन अल्टीमेट कार्बन के ऊपर चेंज आता है तो बकाया सारे कायरल कार्बन चेंज आ जाएंगे। तो ये डी ग्लूकोज है तो इसके ये पीन अल्टीमेट कार्बन पे चेंज आया है। ठीक है, तो बकाया साहब ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है तो ये डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में चेंज हो गया। तो जो एनैशोमरिज्म है इसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है और लिवो रोटेटरी फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड है उसको हम रेफरेंस कंपाउंड कहते हैं डी और एल फॉर्म चेक करने के लिए, क्योंकि इसमें एक ही पिन अल्टीमेट कार्बन है और अगर उस पर चेंज आती है तो डी और एल में चेंज हो जाती है और एल डी में चेंज हो जाती है। एनोमरिज्म में क्या होता है कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन वो एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय ज्योमेट्रिक और ओरिएंटेशन ऑफ H and OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन वो होता है जो रिंग बनने से पहले एक कायरल होता है लेकिन रिंग बनने के बाद वो कायरल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ये पीन अल्टीमेट कार्बन इधर अटैक करता है। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिंग के अंदर आ जाता है और ये HO के साथ लग जाता है। ये अगर OH अगर राइट साइड पे आ जाता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर पोजीशन नीचे होगी। ठीक है, और अगर ये ऊपर लेफ्ट साइड पे चला जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये ऊपर है, ये बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाला कार्बन जो रिंग बनने से पहले क्या था? ए कायरल, लेकिन रिंग बनने के बाद ये कायरल हो गया है। ठीक है, ये आप देखें।
अब इसमें जो रेडिकल राइट साइड पे होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पे रेडिकल होंगे वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ये रिंग बनाने का रूल है, ठीक है। तो ये लेट्स सपोज कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये ऊपर की तरफ होगा पहले कार्बन के ऊपर। तो ये कैसे कायरल है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप और लॉन्ग अल्कोहलिक ग्रुप और एक कार्बोनाइल ग्रुप, तो 4 ग्रुप अटैच है। तो इसलिए ये पहले रिंग बनने से पहले एक कायरल था, लेकिन रिंग बनने के बाद कायरल हो गया। वो वाला कार्बन विच इज ए कायरल बिफोर रिंग फॉर्मेशन एंड बिकम कायरल आफ्टर रिंग फॉर्मेशन, वो एनोमेरिक कार्बन होता है। अगर उस पे पोजीशन चेंज होती है तो ये बीटा है। तो अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाता है और एच ऊपर चला जाता है तो वो अल्फा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। रेसमिक मिक्सचर वो होता है कि एक सोल्यूशन है उसमें 50% डी और 50% एल फॉर्म है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर। तो उसमें से आप कोई फॉर्म सेपरेट करते हैं डी या एल फॉर्म, तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। म्यूटारोटेशन क्या होता है कि एक आपने एक मोनोसेक्राइड का सोल्यूशन बनाया होता है, उसमें एक अल्फा फॉर्म भी है और बीटा फॉर्म भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटारोटेशन, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। डाइसैकेराइड क्या होते हैं, जो दो मोनोसैकेराइड के से मिलने से बनते हैं। ये इनका जनरल फार्मूला है C12H22O11। जब इसमें वाटर की एडिशन होती है तो इससे दो मोनोसैकेराइड बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम, ठीक है। तो इसमें मोस्टली तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं, लैक्टोज में एक ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज, और सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस होनी है तो उसके लिए माल्टेज एंजाइम और वाटर चाहिए होता है, तो ये दो ग्लूकोज के मोनोमर बन जाते हैं। ये जनरल फार्मूला है सारे डाइसैकेराइड के लिए, C12H22O11, ठीक है। तो ये अगर डाइसैकेराइड में देखें तो अगर सुक्रोज को देखें तो ये इसमें जो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, और उसमें दोनों एनोमेरिक कार्बन जो है बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, फ्रक्टोज का सेकंड और ग्लूकोज का फर्स्ट। तो इसमें कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। तो ऐसी शुगर जिसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, तो वो ओसाजोन के साथ टेस्ट नहीं देती, बल्कि बेनेडिक्ट टेस्ट भी और फैलिंग टेस्ट भी नेगेटिव आता है। तो जो आपका सुक्रोज है उसको टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। फाउंड नेचुरली इन शुगर कैन, शुगर बीट्स, हनी एंड मैपल सिरप। सुक्रोज में भी प्यूरिफाइड प्लांट सोर्सेज इन ब्राउन, व्हाइट एंड पाउडर शुगर्स। तो ये जो सुक्रोज है इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेक्स डाइसैकेराइड फॉर्म होती है ये डी, इसमें डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म होती है, लेकिन जब इसके मोनोसेकेराइड बन जाते हैं तो इसमें लिवर रोटेशन आ जाती है। तो ऐसी शुगर जो हाइड्रोलिसिस से पहले डी फॉर्म हो लेकिन हाइड्रोलिसिस से बाद वो आ जाए एल फॉर्म में, तो उसको हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये सुक्रोज इन्वर्ट शुगर है, बकाया सारी डी शुगर होती है। तो लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होता है, ये 5% मिल्क के अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें जो लिंकेज पाई जाती है वो बीटा 1,4 है द प्राइमरी, यानी कि दोनों ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये बीटा कन्फिगरेशन में होंगे, ठीक है। और जो जिनके अंदर लैक्टेज एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो माल्टोज में दोनों रेजिड्यू ग्लूकोज के होते हैं, ठीक है। और ये स्टार्च की ब्रेकडाउन से हासिल होती है जब उसके ऊपर अल्फा माइलेज या बीटा माइलेज एक्ट करता है। यूज नेचुरली इन फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड बियर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, इसमें ग्लूकोज के दोनों रेजिड्यू अल्फा कन्फिगरेशन होते हैं, इसमें दोनों रेजिड्यू बीटा कन्फिगरेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैक्टोज और माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं, क्योंकि इनका जो फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है एक साइड से फ्री होता है, तो ये रिडक्शन काज कर सकती हैं। जबकि सुक्रोज का एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो ये रिडक्शन शो नहीं करती। तो जो आपका माल्टोज है ये ओसाजोन के साथ जो है वो क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। ये जो क्रिस्टल बनते हैं वो होते हैं सनफ्लावर शेप, और जो लैक्टोज बनाता है वो लैक्टोसाजोन बनाता है वो पफ बाल शेप होते हैं या हैज होज शेप होते हैं,
सुक्रोज जो है कोई क्रिस्टल नहीं बनाता क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि जितने भी बेबी फूड होते हैं उसमें डाइसैकेराइड मौजूद होता है, माल्टोज। ठीक है। और क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो सिंथेसाइज होता है लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में, इन डक्ट एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ठीक है। तो ये 5% मिल्क के अंदर होती है और बेबी के लिए फूड का सोर्स है। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो फर्मेंट हो जाती है बाय कोलीफॉर्म बेसिलाई, इकोलाई की टाइप है, विच इज ए नॉन पैथोजन। और लैक्टोज इस फर्मेंटर कहते हैं इसको, कोलीफॉर्म बेसिलाई को। और इसकी दूसरी टाइप है जो कि टाइफाइड बेसिलाई है, वो नॉन फर्मेंटर होती है, तो उससे दही नहीं बनता। तो ये हम डिस्टिंग्विश काट सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और फंजाई हैं जो दूध को कड़वा कर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? इकोलाई है, एरोबैक्टर एरोजीन है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। ये मिल्क को के अंदर जो शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कड़वा हो जाता है। सुक्रोज जो है वो डीमा के अंदर यूज होती है, सेरेब्रल डीमा के अंदर, क्योंकि ये वाटर टिश्यू से ब्रेन के टिश्यू से निकाल लेती है। इसके अलावा लैक्टोलोज ये जो है यूज होती है किसमें? कॉन्स्टिपेशन में, बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसमें ये यूज होती है। ये ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज का जो है वो डाइसैकेराइड है। तो इसके अलावा सुक्रल फैट जो है इज एन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लेक्स ऑफ सुक्रोज सल्फेट दैट इज यूज्ड इन द थेरेपी ऑफ ड्यूडेनल अल्सर। बहरहाल ये लैक्टोलोज जो है बेबी सिरप है, ये जो है फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज का बना होता है। या मिल्क को आप थोड़ी देर हीट करें तो लैक्टोज जो है वो मोस्टली लैक्टोलोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप देखें माल्टोसा जोन है, ये लैक्टोसा जोन है और ये ग्लूकोसा जोन है। माल्टोसा जोन के जो है वो सनफ्लावर शेप हैं, ये हेडहोज शेप हैं, और ये ग्लूकोज के जो क्रिस्टल हैं वो स्ट्रेट रॉड शेप होते हैं। ये ओसाजोन टेस्ट है। फिनाइल हाइड्राजीन हाइड्रोक्लोराइड जो आप रिएक्ट करती है इनके साथ तो ये क्रिस्टल बनाती है। माल्टोसाजोन सनफ्लावर शेप, और ये आपके पास है हेडहोज शेप, और ये रॉड शेप। ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मैं बता चुका हूँ कि अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, और अगर नहीं होगा तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो तो उसको हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। तो उसमें एस्टर लिंकेज बनती है कार्बन नंबर 1 ऑफ कार्बोहाइड्रेट की, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट के कार्बन नंबर 1 के साथ। तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पोर्शन अटैच होता है उसको ए ग्लाइकोन कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है उसको ग्लाइकैन कहते हैं। तो ए ग्लाइकोन जो है वो मोस्टली जो होते हैं वो कोई अल्कोहल हो सकती है, ग्लाइसरॉल हो सकती है, फिनोल हो सकती है, कोई कम्प्लेक्स सब्सटेंस हो सकता है लाइक हाइड्रोकिनोन, एंथ्रोकिनोन हो सकता है। तो मोस्टली ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ड्रग, स्पाइसेस, एनिमल टिश्यूज के अंदर होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट किंगडम। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हार्ट की इनसफिशिएंसी में यूज है। ये डिजिटोनिन इसको कहते हैं। ये डिजिटैलिस और स्ट्रोफिथस और स्क्विल प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। इस डिजिटोनिन की कंपोजिशन क्या है? इसमें 4 ग्लैक्टोज, 1 जाइलोज और 1 डिजिटोजेनन प्रोटीन होती है। लिगोसैकेराइड जिसमें 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लिगोसैकेराइड कहते हैं। मसलन ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज है, इसमें ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज होता है। टेट्रासैकेराइड स्टैकियोज है। ठीक है। इसमें 2 ग्लैक्टोज, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज होता है। पेंटासैकेराइड बर्बेस्कोज है, 3 ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज होता है। एजिगोस है, इसमें 4 ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। ठीक है। फाउंड ये जो रेफिनोज और स्टैकियोज हैं ये बीन्स और लेग्यूम्स के अंदर होते हैं। नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बॉडी, मेटाबोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। रेफिनोज ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बनी होती है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। तो ये जो लिगोसैकेराइड हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये
प्रोटीन के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के साथ मिलके ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की लिंकेज बनाते हैं प्रोटीन के साथ, ओ ग्लाइकोसिडिक एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जितने भी ये आपके सिक्रीटरी प्रोटीन, एंटीबॉडीज हैं, कोगुलेशन फैक्टर हैं, ये सारी ग्लाइकोप्रोटीन के होते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन का ग्लाइकेन स्ट्रक्चर होता है वो लिगोसैकेराइड का बना होता है। इसमें या तो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर तो सीरीन या थ्रियोनिन प्रोटीन के ऊपर आ गए हैं तो ओ ग्लाइकोसिडिक कार्बोहाइड्रेट के साथ बनेगी, और अगर स्पायरेजिन आ गया तो इसका माइड ग्रुप का माइनर ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलके एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। तो ये द डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑफ ओलिगोसैकेराइड यूनिट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सजेस्ट दे आर rich in information and are functionally important. Carbohydrate participate in molecular targeting and cell-to-cell recognition. पॉलीसेकेराइड दो तरह के होते हैं, होमोपोलीसेकेराइड एंड हेट्रोपोलीसेकेराइड। तो होमोपोलीसेकेराइड अगर सेम सिंगल रिपीटिंग डाइसेकेराइड है तो सॉरी सेम रिपीटिंग मोनोसेकेराइड बार बार रिपीट होता है तो उसको हम होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। तो सेम रिपीटिंग मोनोसेकेराइड अगर मोर देन 10 का यानी कि मोनोसेकेराइड आ रहे हैं तो वो homopolysaccharide है। Polysaccharide are more complex substance. Some are polymer of single monosaccharide and term as homopolysaccharide. और कुछ जो है वो डिफरेंट डाइसेकेराइड यूनिट है या डिफरेंट मोनोसेकेराइड के बने होते हैं जिनकी क्वांटिटी मोर देन 10 होती है, उसको हम हेट्रोपोलीसेकेराइड या म्यूकोपोलीसेकेराइड कहते हैं। तो स्टार्च में अगर आपको पता ही है, स्टार्च के अंदर दो यूनिट होते हैं, माइलोज एंड माइलोपेक्टिन। तो स्टार्च जो है वो प्लांट के स्टोरेज रीजन में होती है, स्टेम, रूट, लीव एंड फ्रूट, सीड्स, यहाँ पे ये मौजूद होती है। ये जो माइलोज है ये लो मालिकुलर वेट होती है, माइलोपेक्टिन हाई मालिकुलर वेट होती है, ये 15 to 20% होती है, ये 80 to 85% होती है, ये 60,000 तक होती है, ये 5 लाख तक होती है डाल्टन तक। सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आयोडीन के साथ मिलके ब्लू कलर देती है, ये रेडिश वायलेट कलर देती है। ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर होता है और स्टेट चेन में 250 से 300 ग्लूकोज के रेजिड्यू होते हैं। ये अल्फा 1,4 सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं और इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक हेलिक्स के अंदर 6 ग्लूकोज के रेजिड्यू होते हैं। इसमें ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक स्टेट चेन को बनाती है और अल्फा 1,6 ब्रांच चेन बनाती है, और ये ब्रांच आती है आफ्टर 24 to 30 ग्लूकोज रेजिड्यू। तो माइलोज ये जो स्टार्च है इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इनटू माल्टोज, एसोमाल्टोज और डेक्सटिन के अंदर विद द हेल्प ऑफ अल्फा माइलेज एंड बीटा माइलेज। अल्फा माइलेज रैंडम क्लीवेज करता है और बीटा माइलेज जो है ये स्पेसिफिक क्लीवेज करता है, नर्व डिसिंग एंड से माल्टोज रेजिड्यू सेपरेट करता जाता है। ठीक है, तो ये आप देखें ये जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये सिर्फ माइलोज के अंदर होती है, माइलोपेक्टिन के अंदर अल्फा 1,4 के अलावा ये अल्फा 1,6 ये ब्रांच जहाँ पे आनी होती है वो भी लिंकेज होती है। Starch has a wide variety of application in food and drugs industry. It is used as a antidote for iodine poisoning, यानी कि अगर आयोडीन ज़्यादा बॉडी के अंदर यूज चली गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्टार्च देते हैं। Diluent in powders and tablet manufacturer, nutrient protective and absorbent के तौर पर यूज होती है। Starting in the manufacturing of glucose, liquid glucose, maltose and dextrin. ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्च की तरह का है। इसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लेकिन ये स्टोर होती है एनिमल के लीवर और स्केलेटन मसल्स के अंदर। इसके अलावा ये कुछ नॉन क्लोरोफिल एनिमल्स के अंदर भी होती है लाइक फंजाई और यीस्ट। नॉन क्लोरोफिल प्लांट इनको कह सकते हैं फंजाई और शेलफिश के अंदर भी होती है। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, लैब के इसकी ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, तो जो ग्लाइकोजन है ये इसके अंदर अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लेकिन इसमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है।
उधर 24 से 30 रेजिड्यू के बाद ब्रांच आती है, इधर 12 से 18 रेजिड्यू के बाद ब्रांच आ जाती है। तो ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 10 लाख से 40 लाख तक होता है। सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल होती है वाटर, लेकिन जब वो हीट करते हैं तो ये सॉल्युबलाइज कर देते हैं, फिर अल्कोहल डाल देते हैं तो पाउडर की फॉर्म में ये आ जाती है। अल्कली के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है और ये टिश्यू के अंदर क्वांटिटी ग्लाइकोजन की डिटरमिन करने के लिए यूज होती है। आयोडीन के साथ इसका डीप रेड कलर बनता है, ठीक है। और इसमें भी ग्लूकोज का ये पॉलीमर है और अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज होती है। लेकिन इसमें ब्रांचेस ज्यादा होती हैं। क्यों ब्रांचेस ज्यादा होती हैं? जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इन ब्रांचेस से इजीली ग्लूकोज उतर जाता है, तो इसलिए इसमें ब्रांचेस ज्यादा होना जरूरी है। इनोलिन, जिसमें ये फ्रक्टोज का होमोपोलीसेकेराइड है, नो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। कहाँ पे होता है? ट्यूबर्स ऑफ डेलिया, रूट्स ऑफ जेरूसलम आर्टिको और डैंडलियो एंड इन पाउडर फॉर्म पाया जाता है। इट इज लिवर रोटेटरी एंड गिव लाइट येलो और नो कलर विद आयोडीन। एसिड जो है वो हाइड्रोलाइज कर देते हैं इनोलिन को फ्रक्टोज के अंदर। इसी तरह ह्यूमन के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर कोई इनोलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता जो इसको डाइजेस्ट करे, ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर डाइजेस्ट होती है। तो ह्यूमन में ये एज ए लाक्सेटिव के तौर पर यूज होती है। इसके अलावा यूज इन द फिजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि किडनी आपकी कितनी फंक्शनल है, आप ब्लड में देते हैं, जितनी जल्दी आपकी किडनी इसको फिल्टर कर देगी इनोलिन को, उतनी वो एफिशिएंट होगी। इसके अलावा इट हैज बीन यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ बॉडी वाटर, ठीक है। सेलुलोज, इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और ये सेलोबायोज, इसमें डाइसैकेराइड बार बार रिपीट होता है। इसमें सेलोबायोज डाइसैकेराइड बार बार रिपीट होता है। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है और ये एक ही लिंकेज होती है। इसमें कंसेंट्रिक रिंग्स के अंदर ये जो है लंबे लंबे फाइबर बनते हैं और वो फाइबर आपस में हाइड्रोजन बांधने के जरिए अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बहुत ज्यादा सेलुलोजिक डाइट के बहुत ज्यादा यानी कि यूजेस हैं। एक तो ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन काम करती है, दूसरा ये रफेज क्रिएट करती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जीआईटी ट्रैक में, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को एनहांस कर देती है और अनडाइजेस्टेड टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फंसे होते हैं उसको निकाल देती है। ये डेक्सटिन जो है ये स्टार्च की एडोल्सिस से बनती है और इसमें मोस्टली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। और ये स्टार्च की एडोल्सिस से होती है और ये मुसिलेज के तौर पर यूज होती है। जो पोस्टेज स्टैम्प के ऊपर गम लगी होती है वो इसकी बनी होती है डेक्सटिन की। इसके अलावा ये इन्फेंट फीडिंग के अंदर हम यूज करते हैं। लिमिट डेक्सटिन जो है वो बीटा माइलोज का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। डेक्सटेन है, इसमें 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, अल्फा 1,6, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसको हम एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं, ल्यूकोनास्टाक मेसेंट्राइड। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो इसको जब हम सुक्रोज में ग्रो कराते हैं तो सुक्रोज में ये 2 चीजें होती हैं, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज को ये अपनी एनर्जी के लिए यूज करता है और ग्लूकोज की डिफरेंट लिंकेज बना के डेक्सटिन में कन्वर्ट कर देता है। और डेक्सटिन जो है वो प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पर वर्क करती है। जब ब्लड बहुत ज़्यादा हेमरेज में लूज हो जाता है तो उसमें जो लॉस हो जाता है ब्लड, उसको हम हाइपोवोल्मिक शॉक कहते हैं। तो हाइपोवोल्मिक शॉक में अगर ब्लड अवेलेबल नहीं है तो हम ये यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसकी हाई विस्कोसिटी होती है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, स्लो डिसइंटीग्रेशन एंड यूटिलाइजेशन है, इसलिए ये ब्लड में 4 से 5 घंटे निकाल जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने ये दे दिया तो आप ब्लड ग्रुपिंग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एगर जो है इसको हम होमोपोलीसेकेराइड कहते हैं। ये ग्लैक्टोज का सल्फेटेड होमोपोलीसेकेराइड है। ये सीवीड से हम ऑब्टेन करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया और फंजाई को कल्चर करने के लिए यूज करते हैं। ह्यूमन में ये एज ए लैक्सेटिव यूज होता है क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देता है। हेट्रोपोलीसेकेराइड, जीन लॉस ने जो है ना हेट्रोपोलीसेकेराइड की टर्म पेश की थी, ठीक है।
और इसने कहा था कि इसमें एक एसिड होता है, मोस्टली ग्लूकोर्निक एसिड या हाइड्रोनिक एसिड होता है, और दूसरा इसमें कोई माइनो शुगर होती है, वो ग्लूकोसामीन हो सकती है, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो सकती है, वो एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन हो सकती है। और इसने क्या कहा था कि अगर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 4% से ज्यादा है तो उसको हम म्यूकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर 4% से कम है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं अगर वो 4% से ज्यादा है तो वो म्यूकोप्रोटीन, जो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं। अगर वो 4% से कम है जो प्रोटीन के साथ लगे हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये ग्लूकोर्निक एसिड है, ग्लूकोज की छठे कार्बन के ऊपर जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो ये ग्लूकोर्निक एसिड है। अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप नीचे आ जाए तो ये हाइड्रोनिक एसिड है। ये एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। अगर ये इधर सिर्फ माइनो ग्रुप लगा होता तो ये ग्लूकोसामीन होता, तो इसके साथ एस्टर ग्रुप भी लग गया तो इसको हम एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन कहते हैं। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन ऊपर चली जाए तो इसको हम एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन कहेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है, जो हेट्रोपोलीसैकेराइड या म्यूकोपोलीसैकेराइड है उसकी हम दो कैटेगरी करते हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। एसिडिक की जो इम्पोर्टेंट है, एसिडिक इसकी दो कैटेगरी हैं, सल्फेट फ्री एंड सल्फेट कंटेनिंग, सल्फेट फ्री एंड सल्फेट कंटेनिंग। तो सल्फेट फ्री कौन कौन से हैं, इसमें हाइलोरोनिक एसिड है। इसकी अगर कंपोजिशन में देखें तो ये ग्लूकोर्निक एसिड होता है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। ये बीटा 1,3 और बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े होते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले विट्रस ह्यूमर आई से ऑब्टेन किया गया था। इसके बाद इसको लार्जर अमाउंट में स्नावियल फ्लूइड यानी कि जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें देखा गया। स्किन, अम्बिलिकल कार्ड, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, और रूमेटिक नोड्यूल। रूमेटिक नोड्यूल क्या होता है, अगर कोई कहीं आपको चोट लग जाती है वहां पे स्वेलिंग हो जाती है तो उसके अंदर भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा ये प्रोटीन के साथ मिलकर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है मेसेनकाइमा का, और जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस बनता है कनेक्टिव टिश्यूज का। इसमें कंपोजिशन में देखें तो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकोर्निक एसिड होते हैं जो कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बीटा 1,3 लिंकेज के जुड़े होते हैं। अगर इसका फंक्शन देखें तो ये ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है, एंड शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर यूज होता है आपके जॉइंट के अंदर। आपका सारा वजन इसी ने उठाया होता है, जिसकी वजह से पेन नहीं होती। अगर पेन होती है तो इसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं हाइलोरोनिक एसिड का, तो पेन से रिलीफ मिलता है ड्यूरिंग क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा कुछ जगह हैं बॉडी के जहाँ पे हाइलोरोनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या करता है, इस हाइलोरोनिक एसिड को खत्म करता है, डीपॉलीमराइज करता है। फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे होता है, टेस्टिकुलर सिक्रीशन में होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। बैक्टीरिया को अच्छा रिलीज करते हैं ताकि वो टिश्यूज तक पेनिट्रेट कर सके। जो आपका हाइलोरोनिडेज एंजाइम है ये टेस्टिस के जो सिक्रीशन होती है उसमें भी होता है, और पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स द एग इजी करता है, क्योंकि हाइलोरोनिडेज जो एग के ऊपर कवरिंग होती है हाइलोरोनिक एसिड की उसको ब्रेक करके आगे चला जाता है और फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है। इसी तरह जब हम लार्ज फ्लूइड इंजेक्शन के जरिए देते हैं तो उसके अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड हाइलोरोनिडेज एंजाइम डालते हैं ताकि हाइलोरोनिक एसिड की स्किन के ऊपर नीचे से डीपॉलीमराइजेशन और फूड जो है वो जल्दी से सब बॉडी पार्ट को मिल जाए। ये कंड्राइटन है, ये भी सल्फेट फ्री म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, कार्निया में होता है, क्रेनियल कार्टिलेज में इसको सेपरेट किया था। इसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बजाय एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन होती है। ठीक है, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और ग्लूकोर्निक एसिड होता है। सल्फेट कंटेनिंग म्यूकोपॉलीसैकेराइड में सबसे पहले केराटिन सल्फेट है। ये जो है केराटिन सल्फेट ये कोस्टल कार्टिलेज कार्निया में सबसे पहले बोइन कार्निया से इसको ऑब्टेन किया गया था। इसके अलावा ये न्यूक्लियस पल्पोसस, ये जो सेंट्रल वर्टेब्रा का फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है। वॉल ऑफ एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसमें मौजूद होता है। कंपोजिशन देखें तो इसमें ये वाहिद हेट्रोपोलीसैकेराइड है जिसमें कोई एसिड नहीं होता, लेकिन ये सल्फेटेड होने की वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और इसके साथ ग्लैक्टोज लगा होता है। ठीक है,
लेकिन इसमें जो सल्फेट है वो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन के छठे कार्बन और ग्लैक्टोज के भी बाज़ छठे कार्बन के ऊपर लगा होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, अगर केराटिन सल्फेट टाइप 1 और टाइप 2। अगर ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है प्रोटीन के साथ, यानी कि एस्पारेजिन रेजिड्यू के साथ लगता है, तो ये टाइप 1 है। और अगर यो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि स्केलेटन टिश्यू के अंदर होती है, तो इसमें सीरीन या थियोरीन रेजिड्यू प्रोटीन के ऊपर अगर ये हाइड्रोपोलीसैकेराइड के साथ बनाते हैं तो ये टाइप 2 होगा। कोंड्राइटन सल्फेट, इसकी कंपोजिशन हम पहले ही कर चुके हैं। कोंड्राइटन सल्फेट में क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन और ग्लूकोर्निक एसिड होते हैं, लेकिन ये वाला कोंड्राइटन जो है ये सल्फेटेड होता है। इसकी मोस्टली 4 टाइप्स होती हैं। जो टाइप 1 है उसमें जो आपका एन-एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन है उसका कार्बन नंबर 4 सल्फेटेड होता है। इसमें भी वही बीटा 1 4 बीटा, सारे जो हाइड्रोपोलीसैकेराइड हैं उसमें बीटा 1 4 बीटा 1 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। फ्यू एक्सेप्शन है, उसमें हेपरन है और हेपरेटिन सल्फेट है। एन-एसिटाइल ग्लैक्टो जो टाइप 2 है ये, इसमें क्या है कि इसमें 4th कार्बन सल्फेटेड है, लेकिन ग्लूकोर्निक एसिड की बजाय आयोडोरोनिक एसिड होता है। और जो लिंकेज सेकंड वाली होती है वो अल्फा 1 3 होती है, और इसमें इसको हम बीटा हेपरन भी कहते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो इसको हम डर्मेट्रन सल्फेट भी कहते हैं। जो टाइप 3 है इसमें कार्बन नंबर 4 की बजाय कार्बन नंबर 6 सल्फेटेड होता है, साथ ग्लूकोर्निक एसिड होता है। जो टाइप आपके पास 4 है उसमें कार्बन नंबर 6 के साथ साथ जो आपका कार्बन नंबर 4 सल्फेटेड होने के बाद साथ साथ ये जो ग्लूकोर्निक एसिड है इसका सेकंड और थर्ड कार्बन भी सल्फेटेड होता है। तो ये आपके पास 4 टाइप्स हैं। हेपरिन क्या है, ये एंटीकोगुलेंट के तौर पर प्रेजेंट होता है लिवर के अंदर और मास्ट सेल हमारे प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये लंग्स, थाइमस, स्प्लीन, वाल ऑफ आर्टरी, स्किन और स्मॉल क्वांटिटी ब्लड के अंदर होती है। ये दो चीज़ों के मिल से मिला होता है ग्लूकोसामीन, और इसके साथ यहाँ तो ग्लूकोर्निक एसिड लगा होता है, यहाँ हाइड्रोरोनिक एसिड होता है। 10% चांसेस होते हैं ग्लूकोर्निक एसिड के लगे होने के और 90% चांसेस होते हैं हाइड्रोनिक एसिड। असल में ये जो ग्लूकोर्निक एसिड होता है ये चेंज हो जाता है। हाइड्रोनिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर के अंदर एपिमरेज एंजाइम होता है वो इसको ग्लूकोर्निक एसिड को हाइड्रोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो 10% चांसेस होते हैं ग्लूकोर्निक एसिड के और 90% चांसेस हैं हाइड्रोनिक के। और ये हाईली सल्फेटेड हेपरिन जो है वो हाईली सल्फेटेड हाइड्रोपोलीसैकेराइड है। इसको अल्फा हेपरिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, अल्फा 1 4। इसकी खासियत क्या है, इसमें कार्बन नंबर 2 जिसमें माइनर ग्रुप होता है वो भी सल्फेटेड होता है, कार्बन नंबर 6 भी, ये जो ग्लूकोसामीन है। और हाइड्रोनिक एसिड भी जो होता है उसका सेकंड कार्बन ये भी सल्फेटेड होता है। तो ये हाईली सल्फेटेड हाइड्रोपोलीसैकेराइड है। इसमें स्ट्रांगली एसिडिक है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सल्फेट ग्रुप है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 से 20,000 है। इसके अलावा इसके साथ जो प्रोटीन लगी होती हैं उसमें सीनिन और ग्लाइसिन रेजिड्यू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हेपरिन एंटागोनिस्टिक हम यूज़ करते हैं। बाज़ का तो आपकी ब्लड जो है वो ज़्यादा क्लोट नहीं होता, तो क्लोटिंग बढ़ाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हेपरिन की क्वांटिटी ब्लड के अंदर कम करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, प्रोटामीन पॉजिटिव चार्ज होती हैं और हेपरिन जो है नेगेटिव चार्ज होती है। तो प्रोटामीन हेपरिन के साथ लगती है, तो हेपरिन क्या करती है, इस एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिव करती है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ठीक है। तो जब हेपरिन नहीं होगी तो ये एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिव नहीं करेगी, तो क्लोटिंग जो है वो होगी, फिर जल्दी हो जाएगी। तो अगर ये एंटीथ्रोम्बिन 3 नहीं होगी तो तब भी ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हेपरिन तभी कम करती है जब एंटीथ्रोम्बिन 3 होगी। तो वाइड स्प्रेड क्लोट होते हैं बॉडी के अंदर अगर एंटीथ्रोम्बिन 3 की डेफिशिएंसी है। यूजेस क्या है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट के तौर पर यूज होती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एंटी वायरल के तौर पर यूज होती है। इसके अलावा अल्जाइमर की ट्रीटमेंट में ये यूज होती है। हेपरेटिन सल्फेट ये अम्लाइड लिवर के अंदर होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और इसमें सल्फेट ग्रुप कम होते हैं, और इसमें जो एन-एसिटाइल
ग्लैक्टोसा सॉरी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होती है ग्लूकोसामीन की जो के अलावा। न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन से हैं? न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मसलन ये जो आपका कैप्सूल है बैक्टीरिया का, ये कैप्टिन का बना होता है और ये न्यूट्रल पॉलीसैकेराइड का बना होता है, यानी कि इसमें मोस्टली होते हैं ग्लूकोसामीन और ग्लूकोज वगैरह मैनोज वगैरह, इसमें कोई एसिड नहीं होता। जहाँ जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो फिर एसिड प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ब्लड ग्रुप्स हैं तो इसमें 4 मोनोसैकेराइड ज्यादा पाए जाते हैं, ग्लैक्टोज, फ्यूकोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन। तो अगर तो कार्बो ये जो आपके एंटीजन है इनके एंड के ऊपर ग्लैक्टोज आता है, ठीक है, अगर ग्लैक्टोज एंड के ऊपर आता है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन या ग्लैक्टोसामीन आता है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। और अगर फ्यूकोज आता है तो एच फैक्टर भी मौजूद होता है, रिसेस मंकी वाला, तो हम कहते हैं कि ये ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है। अगर फ्यूकोज होता है तो ए पॉजिटिव, अगर ग्लैक्टोसामीन के साथ फ्यूकोज भी है तो ए पॉजिटिव, और अगर ग्लैक्टोज के साथ फ्यूकोज भी है तो बी पॉजिटिव। ठीक है। The amino acid composition of blood group substance is peculiar in the sulfur containing aromatic amino acid are absent। ये जो ब्लड ग्रुप प्रोटीन होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें सल्फर कंटेनिंग और एरोमेटिक अमीनो एसिड एब्सेंट होते हैं। नाइट्रोजन न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसाइड फैमिली बाउंड प्रोटीन अल्ब्यूमिन। इसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेन्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो ग्लाइकोसिडेस। फंक्शन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन्स क्या है ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जितने भी हेट्रोपोलीसैकेराइड हैं ये कोलेजन और इलास्टिन के साथ मिलके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। इसके अलावा ये जो हेट्रोपोलीसैकेराइड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो साल्ट के ऊपर लगते हैं इसके ऊपर ये हेट्रोपोलीसैकेराइड के ऊपर, और टारगेट प्रेशर बनाने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं हेट्रोपोलीसैकेराइड टिश्यू के अंदर बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद साल्ट। एक्ट एज ए बैरियर इन टिश्यू, ये जो आपकी स्किन है इसके ऊपर कवरिंग होती है हाइलोरोनिक एसिड की। तो इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो हाइलोरोनिडेज एंजाइम रिलीज करते हैं ताकि टिश्यू तक पेनिट्रेट करें। बहरहाल ये जो डिजीज की स्प्रेड से हाइलोरोनिक एसिड बचाता है क्योंकि ये स्किन के नीचे इसकी कवरिंग होती है। इसके अलावा हाइलोरोनिक एसिड जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा ये जो आपके ग्रेन्यूल्स होते हैं उनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प आउट करता है हाइलोरोनिक एसिड। इसके अलावा हाइलोरोनिक एसिड का हेल्प होती है इन एम्ब्रियोनिक टिश्यू ड्यूरिंग मार्फोजेनेसिस एंड वाउंड रिपेयर के अंदर इसकी जो है वो है। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन सी चीज का कौन सा यूज है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ग्लाइकोसाइड है ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी की ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोपोलीसैकेराइड हैं वो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह जो स्टार्च है ये ग्लाइकोजन है ये आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं जो कि बाद में एनर्जी देता है। अगर इसी तरह ग्लूकोज इंसुलिन की डेफिशिएंसी में ज़्यादा होता है तो सार्बिटोल आपके आइज में जमा होता है जिसमें वो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। पानी इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे कैटर जो रेटिना है वो हार्ड हो जाता है और उसको हम कैटरेट कहते हैं। और अगर ये ब्रेन में पानी इकट्ठा होगा उसका नेफ्रोपैथी कहेंगे, और अगर ये किडनी में पानी इकट्ठा होगा तो वो वो क्या कहलाएगा, किडनी की जो है डिजीज कहलाएगी। तो ये इसकी पूरा चैप्टर ओवरव्यू है। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए इसमें से। हाँ जी, समझ आ गई है इसकी।